हमारे चैनल में आप सभी का वेलकम है। हम लोग संसाधन विकास और उपयोग यानी कि संसाधन रिसोर्सेस डेवलपमेंट एंड यूजेज इनका तीसरा पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है? मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो जलोढ़ मृदा कैसे आता है, कहाँ से बनता है पता है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से, खास करके मैदानी क्षेत्रों में यह चीज़ें जलोढ़ मृदा मिलती है। और वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जलोढ़ मृदा क्या होता है, अधिक उपजाऊ होता है, और उपजाऊ होने के कारण वहाँ अधिक से अधिक फसल का उत्पादन होता है, और फसल का उत्पादन अधिक होता है तो लोगों की संख्या वहाँ होगी ही अधिक। तो वही चीज़ यहाँ पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? गहन कृषि, क्योंकि अधिक से अधिक खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का नाम बताइए। मृदा निर्माण, मिट्टी का जो निर्माण होता है उसके प्रक्रिया में कौन कौन सा कारक सहायक होता है, किन किन कारणों से मिट्टी का निर्माण होता है? सबसे पहला चीज उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? कहीं पर अधिक ऊंचाई है, कहीं पर थोड़ा कम ऊंचाई है जमीन का, है ना। इसके कारण क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं 4-5 प्रकार का मिट्टी होता है। दूसरा चीज जनक, शैल और चट्टान, यानी कि कौन सी मिट्टी किस पत्थर से, किस चट्टान से टूट करके बना है, किसके विखंडन से बना है। तो दो चीजें हो गई प्रक्रिया में सहायक कारक। दूसरा हो गया शैल या चट्टान। तीसरा हो गया जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होगा, कहीं अधिक गर्मी पड़ती है, कहीं अधिक ठंडा पड़ता है ना। तो अलग अलग जगह के अलग अलग जलवायु होने के कारण भी अलग अलग प्रकार की मिट्टियां बनती है, तो मिट्टी बनने में ये भी सहायक होता है। वनस्पति क्या होता है, या फिर जलवायु एक तरह से यह भी बोल सकते हैं। जैसे देखो वर्षा के महीना में क्या होता है कि जितना भी पेड़ पौधा का पत्ती सब है वो सब सड़ गल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है ना। और दूसरा चीज हो गया वनस्पति। वनस्पति पर भी डिपेंड करता है मिट्टी के निर्माण में, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, वनस्पति का भी अंश रहता है। वनस्पति किसको बोलते हैं? पेड़ पौधा, जंगल झाड़ी, ये सब अन्य जैव पदार्थ, जितने भी जीव जंतु है वो भी मरते हैं तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, तो उनका भी अंश उसमें रहता है। और तीसरा चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय। समय भी लगता है, मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक प्रमुख कारण कौन कौन से हो गए? उच्चावच, जनक, शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ और समय। अगला प्रश्न है हमारा, मृदा निर्माण यानी मिट्टी के निर्माण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार माना जाता है? यानी कि हम लोग जो अभी पढ़े कारक मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक प्रमुख कारण, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जलवायु। तो वही अगला प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि मिट्टी के निर्माण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो मिट्टी के निर्माण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसका पहला क्या रीजन है कि जलवायु अपक्षय के दर को निर्धारित करती है। अपक्षय का मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ यदि सड़ेगा या गलेगा, ठीक है ना, उसका स्पीड कितना होगा या किस पर डिपेंड करता है? किसके कारण? जलवायु के कारण, ठीक है। अधिक ठंडा का समय है, ठीक है ना, तो कोई पेड़ यदि काट देंगे तो जल्दी वो सड़ेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन गर्मी के समय में क्या होगा, अधिक तापमान रहेगा तो गल जाता है तुरंत, ऐसा कुछ। तो जलवायु अपक्षय के दर को निर्धारित करती है, ठीक है ना। कहीं कभी उसके दर को घटा देती है, कभी बढ़ा देती है। जलवायु वनस्पति के प्रकार का भी निर्णय करती है ना। जैसे अब देख लो रेगिस्तान में कौन सा पौधा होता है? नागफनी होता है, उसके बाद ताड़ का पेड़ होता है। लेकिन हमारे एरिया तरफ क्या होता है, नागफनी नहीं होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग जलवायु होने के कारण अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा भी पाए जाते हैं। तो दो चीजें जलवायु निर्धारित करता है, एक हो गया सड़ने गलने का जो दर होता है उसको, दूसरा हो गया कि वनस्पति किस किस प्रकार का होगा अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो मृदा निर्माण में जलवायु महत्वपूर्ण कारक दो रीजन, एक अपक्षय के कारण, दूसरा वनस्पति के प्रकार का निर्णय करता है। भू संसाधनों का निम्नीकरण किस प्रकार हो रहा है? मतलब भूमि संसाधन जो है मिट्टी क्या है? एक भू संसाधन है, संसाधन है मिट्टी, क्योंकि उसका उपयोग हम लोग खेती करने में करते हैं। उसका निम्नीकरण कैसे हो रहा है, यानी कि उसका ह्रास कैसे हो रहा है, उसमें नुकसान कैसे पहुंच रहा है। तो इसके कारण क्या क्या है? तो भूमि संसाधन का निम्नीकरण का प्रमुख कारण में पहला हो गया लगातार भूमि उपयोग, यानी बार बार यदि भूमि का उपयोग करते हैं उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है ना। एक ही खेत में मकई का खेती करते जाए बार बार, उससे क्या होगा, वो मिट्टी खराब होते जाएगा, ठीक है ना। फसल को बदल बदल करके इसलिए लगाना चाहिए। तो निम्नीकरण का पहला कारण हो गया लगातार भूमि का उपयोग। दूसरा कारण क्या हो गया, भूमि संरक्षण नहीं करना। भूमि संरक्षण का मतलब क्या हो गया, हमें बार बार जो है प्रत्येक वर्ष जो है भूमि को चेक करना चाहिए, उसमें कौन कौन सा तत्व का कमी है उस तत्व को डालना चाहिए। और तीसरा चीज हो गया भूमि प्रबंधन का अवहेलना करना। भूमि प्रबंधन का अवहेलना करने का मतलब क्या हो गया,
मिट्टी पर ध्यान नहीं देना, लोग क्या करता है ऊपरी मिट्टी को कटवा लेता है तो उसका जो है उर्वरा शक्ति वाला मिट्टी समाप्त हो जाता है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हम लोग अधिक से अधिक क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन होता है, जैविक खाद, गोबर खाद, ये सब चीजें, इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम लोग को ये समझना है कि भूमि संसाधन का निम्नीकरण यानी भूमि को नुकसान पहुंचाने का प्रमुख कारण तो 2-4 चीज हो गया। लगातार भूमि का उपयोग, भूमि का संरक्षण नहीं करना, भूमि प्रबंधन का मतलब ठीक तरह से व्यवस्था नहीं करना, उसकी अवहेलना करना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, ये सब चीजें हो गई। अगला प्रश्न है कि समोच्च जुताई किसे कहते हैं। समोच्च जुताई का मतलब क्या होता है, ढाल वाली भूमि, जैसे पहाड़ी इलाका में क्या होगा, बारिश होगी तो पानी के साथ साथ सारा मिट्टी बह जाएगा, वहां पर क्या करने वाले हम लोग सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीढ़ी नुमा जब खेत बनाएंगे तो क्या होगा, मान के चलो कि उस पर जो हल चलाते हैं तो हल इस तरह से चलाए ताकि देखो हल चलाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी को दोनों तरफ वो करेगा, ठीक है। यदि पहाड़ जिस तरह से ढाल नुमा है उस तरफ से हल चलाएंगे तो क्या होगा, पानी सारा बह के नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसके विपरीत अलग डायरेक्शन में यदि हल को चलाते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऊंचा है, पानी ऐसे आएगा, हल को यदि हम इस तरह से चलाए यानी जस्ट उसके अपोजिट साइड में तो क्या होगा, पानी इस तरह से बहेगा, नीचे नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं पानी में रुकावट आएगी। तो वही चीज ये वाला हो गया कि ढाल की भूमि पर समोच्च रेखाओं के द्वारा हल चलाना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उससे जल का गति रुक जाता है और मिट्टी भी नहीं बहता है हमारा, उसको बोलते हैं समोच्च जुताई। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर पहाड़ बना दिया एक, ठीक है, लेकिन जुताई का डायरेक्शन क्या बताया, देखो ढाल है इस तरह से और जुताई का डायरेक्शन अलग है ताकि पानी न बहे नीचे। यदि पानी नीचे बह जाएगा तो उससे होगा क्या, घाटा, ऊपर का मिट्टी बह जाएगा, क्योंकि ऊपरी मिट्टी तो हल्का होता है। तो ये चीज है, समोच्च जुताई समझ में आ गया होगा तुमको। अब है अगला क्वेश्चन कि भूक्षरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 मानवीय कारक के बारे में बताइए। भूक्षरण का मतलब क्या हो गया, अभी अभी भूमि निम्नीकरण के बारे में पढ़े, ठीक है। तो भूमि निम्नीकरण के बारे में जो अभी पढ़े तो उसके लिए मानवीय कारक पूछ रहा है, ठीक है ना, कि मानव किस तरह से भूक्षरण करता है, ठीक है, मानव के द्वारा। तो पहला चीज क्या हो गया, शहरीकरण। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह शहर ही शहर बना रहे हैं और शहर में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कचरा फैलता है ना, वहां पर जो है कोई भी चीजों का मतलब सटीक निवारण नहीं हो पाता है कचरा का, तो गंदगी फैलती है। दूसरा चीज औद्योगिकीकरण, लोग फैक्ट्री खोल रहा है हर जगह, है ना, बाहर चले जाओ बड़ा बड़ा शहर में तो वहाँ पर खाली उद्योग है तो क्या हो गया, वहाँ का मिट्टी खराब हो जाता है, वहाँ पर कुछ लगाओगे तो अच्छे से होगा नहीं। तो कुल मिलाकर के मानवीय कारक कौन कौन सा हो गया, तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण। और इससे पहले हम लोग क्या देख लिए थे, प्राकृतिक कारण, ठीक है। अब ये था मानवीय कारण कि मानव किस प्रकार से मिट्टी का नुकसान करता है। अब है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में 2 अंतर बताइए। तो हम लोग यहाँ पर अंतर बता रहे हैं नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन में। तो पहला अंतर क्या है कि नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है, एक बार प्रयोग करते हैं तो पुनः उसको क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है, जिसका प्रयोग एक बार हो जाता है उसको पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लो महासागर, जल, सौर ऊर्जा, वायु, पवन, वायु, वन और जंतु, ये सब चीजें क्या होती है, बार बार आ सकता है, ठीक है। महासागर है, जल वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, फिर बारिश होती है, फिर पानी आ जाता है ना, तो ये प्रक्रिया चलते रहता है। सौर ऊर्जा का देख लो, सौर ऊर्जा हमेशा मिलते रहता है हमको। वायु, हवा भी चलेगा, है ना, पेड़ पौधा रहेगा तो हवा तो चलना ही चलना है। ये चीजें, वन और जंतु, ये सारी चीजें नवीकरणीय संसाधन हो गया। और नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें खनिज हो गया। खनिज में क्या क्या आ जाता है तुमको, लोहा हो गया, तांबा हो गया, बहुत सारे तत्व है। उसके बाद जो है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। पेट्रोलियम में हम लोग जानते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीजें क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। क्यों, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन के रूप में धरती के नीचे पाए जाते हैं और ये क्या होता है, सीमित मात्रा में होता है, तो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। ये सारे क्या हो गए, अनवीकरणीय संसाधन। अब है कि अगला क्वेश्चन हमारा कि संसाधन नियोजन का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन का मतलब ये होता है कि कोई भी काम को करो तो सबसे पहले सोच समझ के करो, ठीक है, ताकि हम अच्छे से काम को कर पाए और उस चीज को नुकसान भी ना पहुंचे। तो संसाधन नियोजन का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु का यदि हम उपयोग करते किसी भी संसाधन का, तो उसको उपयोग करने का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है, बेहतर तरीका, तकनीक के द्वारा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या लिखे, संसाधन नियोजन, संसाधन को मानव के लिए उपयोगी बनाने के लिए अपनाई गई तकनीक या क्षमता क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। संसाधन नियोजन में अभी देख लो कैसे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं या डिजिटल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बहुत सारी पुस्तकें छापने पड़ते थे,
ठीक है। तो उनके पास क्या था, सब चीज़ है। ये कंप्यूटर कैसे बनाते, इसमें जितना भी पार्ट लगा हुआ है ये सारे के सारे इस धरती पर अवेलेबल थे। तब आदमी क्या किया, दिमाग लगा करके उसके पार्ट को बनाया, तब असेंबल किया, एक साथ लाया, तब कंप्यूटर बन गया। आज देखो हम लोग जो है बुक का प्रिंटिंग उतना नहीं होता, लोग मोबाइल से भी पढ़ लेता है। इसका रीजन क्या है, संसाधन नियोजन। ठीक है, तो तकनीक के द्वारा या तकनीक का उपयोग करके जब संसाधन बनाते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संसाधन नियोजन। ठीक है, ताकि क्या होता है, संसाधन का बचत भी हो जाए, संसाधन को नुकसान भी ना पहुंचे, हम उपयोग भी कर ले। तो समझ में आ गया, संसाधन को मानव के लिए उपयोगी बनाने के लिए अपनी अपनाई गई तकनीक या क्षमता, उसको क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन। ठीक है, अब जैसे कि देख लो संसाधन नियोजन के प्रमुख स्तर कौन कौन से हैं। तो संसाधन नियोजन के प्रमुख स्तर में आ गया कौन कौन सा, दो प्रकार के संसाधन नियोजन होते हैं। एक होते हैं अन्वेषण की तैयारी। व्हाट इज अन्वेषण की तैयारी, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से हम संसाधन को नियोजित करेंगे। समझ में आया कुछ, जैसे ये वायर है, ठीक है, पहले शुरू में इस पे कवर नहीं होगा, इसका जो वायर का कवर है ये पहले नहीं होगा। तो इसमें क्या देखिए कि संसाधन नियोजन का दो स्तर हो गया। ठीक है, एक में अन्वेषण की तैयारी करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि संसाधन कितना उपलब्ध है जिस पर हम ये काम करने वाले हैं, उसको बोलते हैं संसाधन की उपलब्धता का मूल्यांकन करना। दूसरा है अन्वेषण की तैयारी करना कि हम किस प्रकार उस संसाधन पर तकनीक अप्लाई करेंगे, वो चीजें। व्यक्तिगत संसाधन तथा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तिगत संसाधन यानी निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन यानी कि हो गया उसमें समूह के द्वारा उपयोग किया जाने वाला संसाधन। अब देख लो व्यक्तिगत संसाधन में क्या मैंने बताया, ऐसा संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है ना, किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार हो तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन। और ऐसा संसाधन जिस पर समुदाय समाज के सभी सदस्यों का अधिकार हो उसको क्या बोलते हैं लोग, सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन की बात करोगे तो निजी बगीचा, किसी का अपना बगीचा होता है, तालाब होता है, कुआं होता है, जल, कुआं का जल, ये सारे व्यक्तिगत संसाधन हो गए। सामुदायिक संसाधन की बात करें तो ऐसा संसाधन जिस पर सभी समाज के सभी सदस्यों का, एक समुदाय का, एक पूरे गांव का अधिकार हो। तो इस तरह जैसे विद्यालय हो गया, इसमें क्या है, सामुदायिक संसाधन, यहाँ हर किसी के बच्चे जा सकते हैं पढ़ने। पिकनिक स्थल हो गया जहाँ पर जाता है लोग पार्टी मनाने के लिए। सामुदायिक भवन होता है गांव घर में, पंचायत भवन होता है, ये सारे क्या हो गए, सामुदायिक संसाधन हो गए। तो अंतर आसान है, अपनी भाषा में लिखोगे एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न हुई समस्याएं बताइए। ठीक है, संसाधन का हम लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध उपयोग करते हैं। ठीक है, चाहे पानी ही क्यों ना हो, पानी का भी हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं। लकड़ी है, लकड़ी का भी अंधाधुंध उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो संसाधन के अंधाधुंध उपयोग करने से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो पहला चीज तो क्या, संसाधन का ह्रास। कहने का मतलब क्या हो गया, संसाधन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है कि नहीं। अब देखो हर जगह पेड़ पौधा कट रहा है तो गर्मी बढ़ रहा है। ऐसे भी संसाधन का समाज में अमीर और गरीब में बंटवारा हो गया है ना। संसाधन का क्या हो गया, अमीर और गरीब में बंटवारा हो गया। कैसे बंटवारा हो गया भाई, संसाधन है, जिसके पास पैसा है वो अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करवा लिया अपने लिए, जो गरीब है उसके पास कम संसाधन है, नहीं के बराबर है। तो ये बंटवारा हो गया है संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करने से। वैश्विक परिस्थिति की संकट उत्पन्न हो गया। वैश्विक परिस्थिति की संकट मतलब क्या हो गया, परिस्थिति का मतलब क्या होता है, पर्यावरण में संकट उत्पन्न हो जाना। जैसे अभी अभी देख लो जंगल अधिक से अधिक आग लग गया था अमेजन के जंगल में, तो वहां से हम लोग को 21% ऑक्सीजन लगभग मिलता था। तो अब ये चीज क्या हो गया, वैश्विक संकट उत्पन्न होना। अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का गर्म हो जाना। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा, है ना, लिखा हुआ दोनों चीजें। हम लोगों ने यहाँ क्या दिया, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी, संसाधन का ह्रास होगा यानी संसाधन में कमी आएगी। संसाधन का समाज में अमीर गरीब में बंटवारा हो गया। वैश्विक परिस्थिति की संकट उत्पन्न हो जाना यानी विश्व में अलग अलग समस्या, कहीं भूकंप, कहीं कुछ अलग अलग तरह की, कहीं बीमारी। चौथा इंपॉर्टेंट चीज हो गया ग्लोबल वार्मिंग। पांचवा हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ठीक है, तो जलोढ़ मृदा के बारे में यदि पूछ देगा, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक, और जानकारी के लिए भी हम लोगों को पढ़ना अति आवश्यक है। तो जलोढ़ मृदा का प्रमुख विशेषता हो गया, पहली बात ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मैदानी क्षेत्र कहाँ पर है, उत्तर भारत में। यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या है, मैदानी भाग। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, हिमालय की नदियां जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए मिट्टी से निर्मित है। तो हमने पहले भी बताया था कि जलोढ़ मृदा कहाँ से आता है, यह हिमालय की नदियों द्वारा लाया गया होता है। यह अत्यधिक उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा ही उपजाऊ होता है, इसमें अधिक से अधिक फसल होते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास, जलोढ़ मृदा में क्या क्या चीज पाया जाता है, कौन कौन से तत्व,
पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में। तो ये चीज भी पूछ सकता है तुमको कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो पोटास, फास्फोरस और चूना। गहन कृषि होती है, अधिक उपजाऊ होने के कारण इसमें क्या होता है, गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब क्या होता है, जहां अधिक से अधिक खेती हो। ठीक है, गहन कृषि के कारण अधिक जनसंख्या घनत्व होता है, और अधिक से अधिक खेती होगी तो वहाँ लोग बसेंगे, लोग होंगे, मजदूर होंगे, हर लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे। तो इससे क्या होगा, वहाँ जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। तो हमारे पास यहाँ पर 7 से 5 से 6 पॉइंट हो गया जलोढ़ मृदा के लिए। उत्तरी भारत के मैदान में फैला हुआ है, हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है, अत्यधिक उपजाऊ होता है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है, और यह अधिक उपजाऊ होने के कारण इसमें गहन कृषि होती है, और गहन कृषि होने के कारण यहाँ जनसंख्या अधिक होता है। 2 क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास, है ना। गहन कृषि क्यों होता है जलोढ़ मृदा में, पहला क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया अधिक उपजाऊ होने के कारण। और यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर गहन कृषि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन क्यों किया गया था। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन करने का प्रमुख कारण था, यानी इसका नाम बार बार हम लोग सुने हैं इस चैप्टर में, पहला चैप्टर में, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन क्यों किया गया। तो इसका कारण था उभरते पर्यावरण संरक्षण। ठीक है ना, पर्यावरण जो हमारा है अभी का वर्तमान में जो दिख रहा है हमको, इसमें क्या है, बहुत सारा संकट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, उसको बचाने के लिए ये था। ठीक है, दूसरा, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढना, समाज को आगे बढ़ाना है, पैसा भी होना चाहिए अधिक से अधिक, और प्रकृति को भी बचाना है। तो तीनों चीजों पर ध्यान देना था, इसीलिए यह बैठक किया गया था। जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता, ठीक है, पर विचार विमर्श, मतलब जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कहीं गर्मी बढ़ रहा है, कहीं ठंडा ज्यादा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, और जैविक विविधता, जीवों, कहीं जीव अधिक से अधिक मर रहे हैं। देखो तमिलनाडु में बहुत सारा व्हेल मछली पानी के बाहर आ गया था। आखिर कोई ना कोई तो संकट है। तो इन सब चीजों पर विचार विमर्श था। और लास्ट में क्या पारित किया गया, इसमें एजेंडा 21 पर बात करना था। ठीक है, आगे देखेंगे एजेंडा 21 क्या होता है। तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में कौन कौन सी बातें हुई। तो पहला, पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चा हुआ। दूसरा, सामाजिक आर्थिक विकास पर चर्चा हुआ, उसके समस्या पर, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर चर्चा हुआ, और एजेंडा 21 को पारित किया गया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता किस कारण से। देखो भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, तो यहाँ पर संसाधन का उपयोग भी बहुत ज्यादा होगा, है ना, अधिक से अधिक लोग संसाधन का उपयोग करेंगे। यदि हम संसाधन का नियोजन सही तरीके से नहीं करें तो क्या होगा, संसाधन भी बर्बाद हो जाएगा, और हम लोग के पास समाप्त भी हो जाएगा ना, यदि सही तरीके से उपयोग नहीं करते। जैसे देखते हो ना, तो पानी हम लोग पीते हैं, गिलास तो आधा गिलास फेंक भी देते हैं चापाकल के पास जा करके, तो ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्या है, संसाधन का नियोजन का आवश्यकता है। तो यही पूछ रहा है किस कारण से, क्यों आवश्यकता है। तो पहला कारण ये हो गया कि हम लोग संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रहे, यानी दिमाग से उपयोग नहीं करते। यदि विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो बच जाएगा। दूसरा चीज क्या है, संसाधनों का असमान वितरण। देखो बिहार में पानी 30 फीट पे मिलता है, वही हम पूर्णिया जिला में खास करके 30 फीट 35 फीट पे, पटना में 250 फीट नीचे मिलता है पानी। ठीक है, दिल्ली में तो पानी नीचे मिलता ही नहीं है। ठीक है, नदी का पानी को साफ करके पिलाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन है। तो ठीक है, तो यही हो गया संसाधन का असमान वितरण। उसके बाद अलग अलग राज्यों में संसाधन की अलग अलग उपलब्धता। तो समझ में आ गया होगा कि भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो पहला कारण हो गया विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करते समझदारी से। दूसरा, अलग अलग संसाधन का अलग अलग जगह वितरण है ना, हमारे यहाँ कोयला नहीं है, झारखंड में है ना, हर राज्य में कोयला नहीं है। उसी तरह से अलग अलग संसाधन अलग राज्य में अलग अलग जगह पर है, जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संसाधन की उपलब्धता, तो समझ में आ ही गया होगा। इसीलिए देश में संसाधन को राष्ट्रीय, राज्य और जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कैसे इसको सुधारेंगे। ये 3 कारण तो हो गया जिसके कारण संसाधन नियोजन करना जरूरी है, लेकिन इसका नियोजन करने का उपाय कैसे होगा। तो हम लोगों को जागरूकता बढ़ाना होगा। कहाँ कहाँ पर, पंचायत लेवल से शुरू करेंगे, ब्लॉक स्तर पर करेंगे, जिला स्तर पर करेंगे, राज्य स्तर पर करेंगे। लोगों को जागरूक करेंगे कि किस संसाधन का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी यह संसाधन मिल पाए। ठीक है, और नष्ट ना हो, बर्बाद ना हो। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक, क्यों हमको नियोजन करना चाहिए संसाधन का। तो संसाधन का नियोजन इसलिए करना चाहिए ताकि संसाधन की बर्बादी रोक सकेंगे, संसाधन बर्बाद नहीं होगा, है ना। पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। पर्यावरण में प्रदूषण अधिक से अधिक हो रहा है, लोग अधिक से अधिक गाड़ी खरीदते हैं, उससे धुआं निकलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे उद्योग कारखाना लगा हुआ है। तो पर्यावरण को प्रदूषण से भी बचाना होगा, इसलिए हमको संसाधन नियोजन करना अति आवश्यक है। सीमित संसाधनों को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना। आप सोचो 1 केजी दूध है, हमारे घर में 10 आदमी है, तो 10 आदमी थोड़ा थोड़ा खा ले। संसाधन नियोजन का मतलब यही हो गया
अब ऐसा नहीं कि हम तो आधा किलो दूध से कम खेबे नहीं करते हैं, मेरा संतुष्टि नहीं मिलता है, बाकी कोई खाए ना खाए, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ होगा कि कम संसाधन है लेकिन हमको हर व्यक्ति के पास पहुंचाना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण करना होगा, है ना। जैसे पानी का सदुपयोग यदि नहीं करेंगे तो हमको पता है कि पूरे धरती पर मात्र 3% जल पीने वाला है ना। उस 3% जल में जो है ना, नदी में पानी है, पहाड़ पे पानी है, उसके बाद जो है झरना में पानी है, झील में पानी है, तो कहीं ना कहीं ये सारा पानी बंटवारा किया हुआ है ना। यदि हम पानी का उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो कल जाकर के, क्योंकि हमारा जीवन है, पाँच जल ही क्या होता है, जीवन होता है ना, तो बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो बच्चे के बच्चे होंगे, उन लोगों को पानी पीना मुश्किल हो जाएगा, कहाँ से पिएगा बेचारा सब। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण, तो देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? सबसे पहला, बर्बादी को रोकना संसाधन का, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, सीमित कम संसाधन है सबके पास पहुंचाना, और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा करके रखना। अगला प्रश्न है, भारत में संसाधनों के प्रमुख नियोजन सोपान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो भारत में क्या क्या चीज, कैसे संसाधन का नियोजन किया गया, ठीक है, उसके लिए क्या क्या काम किया गया है भारत में। ठीक है, संसाधन नियोजन करने के लिए प्रमुख कार्य किया गया, जिसमें पहला काम होता है संसाधन पहले कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले तो ये पता करेंगे ना, जैसे हमारे उस तरफ जो खेत है वहाँ चिकनी मिट्टी ज्यादा है, तो वो भी एक संसाधन है। बोले कैसे? तो उसका ईटा बन सकता है, बहुत अच्छा है ना। तो वहाँ यदि ईट भट्टा खोल दे तो ईटा चलेगा ना, तो ये संसाधन हो गया। तो सबसे पहले संसाधनों का पहचान करो, कहाँ कहाँ पर कौन से संसाधन है, उसका एक लिस्ट बना लो। ठीक है, बन गया। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र बनाओ, फिर उसके बाद क्या करो, मानचित्र बनाओ। ठीक है, किस क्षेत्र में है उसका मैप बना लो, नक्शा बना लो। फिर देखो संसाधन में कितना गुण है, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना, मतलब गुण कितना है और उसके बाद उसकी मात्रा कितनी है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही मिट्टी है वहां पर, कुछ दिन के बाद जब मिट्टी खत्म हो गया तो फिर हम कहाँ से ईंट बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, सबसे पहले संसाधन का पहचान करके सूची बनाओ, फिर क्षेत्र का सर्वेक्षण करो, नक्शा बनाओ, उसके बाद फिर जो संसाधन है उसके गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी गुण का और मात्रा कितना है, दोनों का अनुमान लगाओ, इसका आइडिया लगा के नोट करो उसको। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए तकनीक और कौशल तैयार करना। अब उसके बाद क्या होगा, जो हम वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, जो कारखाना लगाएंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास वैसा तकनीक होना चाहिए, वैसा मशीन होना चाहिए, है ना, वैसे लोग होना चाहिए काम करने वाले। तो इन चीजों के बारे में सोचेंगे। उसके बाद संसाधन विकास योजना, राष्ट्रीय विकास योजना में संबंध स्थापित करेंगे। जैसे कि अभी सरकार क्या कर रही है, पोखर खुदवाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट खुदवा रही है सरकार, अपने योजना से पैसा देकर ये काम करवाती है। तो कहीं ना कहीं संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में संबंध स्थापित करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, संसाधन नियोजन के लिए सब प्रमुख योजनाओं को लागू करवाना होगा। जैसे सरकार ने शुरुआत किया था कब, 1950 में योजना आयोग का स्थापना करके, है ना, पंचवर्षीय योजना लागू किया था ना। तो ये चीजें, तो ये सब क्या था, कहीं ना कहीं संसाधन को विकसित करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको अधिक से अधिक नुकसान न पहुंचे, इस पर चर्चा करने के लिए या फिर इस पर काम करने के लिए संसाधन के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज का 3rd लेक्चर देखा। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, यदि नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।